अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूटन्स के लॉ ऑफ एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन की एप्लीकेशन में आज जो एप्लीकेशन आया वो टू बॉडीज़ की है, जिसमें से एक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है इस साइड पे और दूसरी बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है डाउनवर्ड। तो इस एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसमें टेंशन क्या होगी और इन दोनों बॉडीज़ की एक्सेलेरेशन क्या होगी, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके हम निकालेंगे। तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट है और उसकी ये वीडियो है। इस फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इस सेटअप को। इसमें जो मास m1 है वो एक टेबल के ऊपर मूव कर रहा है, एक सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है जो कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है। एक बात। दूसरी बात, ये पुली है, ये आइडियल पुली है। आइडियल पुली उसे कहते हैं जिसका मास निग्लिजिबल हो, तकरीबन ना होने के बराबर हो, और वो रोटेट करे विद निग्लिजिबल फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन भी उसमें ना हो, बहुत कम फ्रिक्शन हो, उसे आइडियल पुली कहते हैं। उसका मास भी बहुत कम है, उसकी फ्रिक्शन भी बहुत कम है उस पुली में। और एक और बात जो है इस सेटअप में वो है कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। रस्सी का कोई इतना ज़्यादा मास नहीं है और ना ही ये स्ट्रेच हो सकती है, यानी ज़ोर लगा के, फोर्स लगा के इसकी लंबाई में इजाफा नहीं किया जा सकता। तो ये बातें थी सेटअप के हवाले से कि ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, पुली जो है वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, और ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है और इसे स्ट्रेच भी नहीं किया जा सकता। अगर ये सारी बातें हों जो हमने बयान कर दी हैं, तो उसके बाद ये जो टेंशन है T1, ये मास m1 है, इसका वेट W = m1g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये मास m1 पर ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगा रही है। नॉर्मल फोर्स जो होती है हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है। इस डायरेक्शन में राइट साइड पर जो है रस्सी में टेंशन T1 है। मास m1 था इसलिए इसके साथ टेंशन T1 लिखती। m2 को एनालाइज करते हैं। इसका वेट m2g नीचे की तरफ अमल कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वर्टिकली, और टेंशन T2 ऊपर की तरफ है। टेंशन T2 इसलिए लिखा कि ये मास m2 है। अगर तो ये जो 3 पॉइंट हैं, ख़ासतौर पे दूसरा और तीसरा पॉइंट कि आइडियल पुली हो, यानी मास इसका निग्लिजिबल हो, फ्रिक्शन भी बहुत कम हो पुली में, मास भी बहुत कम हो पुली का, जैसे कि दूसरे पॉइंट में लिखा है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो स्ट्रिंग है यानी डोरी जो है उसका मास भी बहुत कम हो, उसे स्ट्रेच भी ना किया जा सके। अगर ये केस हो तो फिर ये टेंशन जो है पूरी डोरी में सिर्फ एक ही टेंशन होगी, उसको कहेंगे T। तो T1 और T2 बराबर होंगे, उसे हम कह देंगे T। और एक्सेलेरेशन भी सेम होगी, उसे कहेंगे A। तो T1 T2 बराबर होंगे, इसे खाली T कह लेंगे, और एक्सेलेरेशन भी सिर्फ A होगी। इसकी वजह है कि भाई मासलेस पुली, फ्रिक्शनलेस पुली, मासलेस स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को स्ट्रेच भी नहीं किया जा सकता। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मास m1 जो है, ये जो मास m1 है, इस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, राइट साइड पर सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, अब ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव। अगर लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ है वो नेगेटिव होगी, डाउनवर्ड चीज़ है कोई तो वो भी नेगेटिव होगी। मास m1 पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। सम ऑफ ऑल फोर्सेस सिग्मा Fx = ma(x), मास मल्टीपल बाय एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मास m1 पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स लग रही है, वो है टेंशन T1। चूँकि टेंशन T1 T2 बराबर है T के, T लिख दिया इधर, T के बराबर है, तो इसलिए इसे सिर्फ मैं T लिख दूंगा। पीछे की तरफ फ्रिक्शन की फोर्स है ही नहीं, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अदरवाइज पीछे की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन होनी थी, वो नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो इस पर सारी जो फोर्सेज हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सम ऑफ ऑल फोर्सेज, वो सिर्फ टेंशन T ही है। T1 है इधर लिखा हुआ, लेकिन उसे हम T कह देंगे क्योंकि T1 T2 के बराबर है। सम ऑफ ऑल फोर्सेज की जगह T लिख दिया, मास m की जगह m1 लिख दिया, और एक्सेलेरेशन इसकी इस तरफ है राइट साइड पे, वो है A। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। ये डायरेक्शन है वर्टिकल। सम ऑफ ऑल फोर्सेज सिग्मा Fy, सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन y डायरेक्शन सिग्मा Fy = मास मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन y डायरेक्शन। ऊपर की तरफ जो चीज़ पॉजिटिव होगी, ये नॉर्मल फोर्स है, ग्रीन कलर के वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई है, इधर भी से ग्रीन कलर से लिख दिया मैंने n। mg चूँकि नीचे की तरफ है और ये पॉजिटिव y एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसे रेड में लिख दिया।
तो इसे माइनस कर देंगे। n पॉजिटिव है ऊपर की तरफ इसलिए पॉजिटिव है, mg नीचे की तरफ है ये लिहाजा ये माइनस होगा। तो n माइनस m1g इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है ही नहीं, बिकॉज देयर इज़ नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन वाली एक्सेलेरेशन को जीरो पुट कर देंगे। मास जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर जीरो हो जाएगा, n माइनस m1g आ जाएगा। m1g इधर माइनस हो रहा है उधर आके प्लस हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स है वेट m1g के बराबर, इसलिए मैंने इन दोनों के, क्योंकि ये फोर्स बराबर है, नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर, इसलिए इन दोनों की मैंने तीर की लंबाई भी एक जितनी बनाई है और लेकिन मुख्तलिफ रंगों से ज़ाहिर किया है ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि ये मुख्तलिफ फोर्सेज हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है। मास m2 पे अप्लाई करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये मास m2 है, इस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन x डायरेक्शन सिग्मा fx इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन जो होगी, अच्छा मास के जो m2 लेंगे, एक्सेलेरेशन जो है x डायरेक्शन में कोई नहीं है क्योंकि देयर इज़ नो मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, m2 सिर्फ वर्टिकली मूव कर रहा है, इसलिए एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है। m2 जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन x डायरेक्शन में क्या होगा जीरो। अब इसी m2 पे वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन y डायरेक्शन सिग्मा fy इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स अमल कर रही है, ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, वो T2 टेंशन है। T1 बराबर है T2 बराबर है T के, इसलिए T लिख देंगे, T पॉजिटिव आ जाएगा। इधर मैंने ग्रीन कलर से T2 को जाहिर किया है यानी T को, इधर भी T2 है, इसे T कर दें क्योंकि टेंशन T1 T2 के बराबर ही है, नीचे भी T कर दें। तो टेंशन T जो है ये ऊपर की तरफ है और वेट m2g नीचे की तरफ है, इसलिए इसे माइनस कर दिया, बराबर है m2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन। अब ये बात समझने वाली कि एक्सेलेरेशन इधर कौन सी लगेगी, मास m2 नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसकी एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, पॉजिटिव y डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये जो हमने चॉइस ऑफ एक्सिस ली है, इसलिए जो एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगी। m2 की एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, इसलिए इसकी एक्सेलेरेशन ay जो है माइनस a है। t माइनस m2g इज इक्वल टू माइनस m2a। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमने जो स्टार्ट किया था, हमने कहा था रस्सी में डोरी के अंदर कितनी टेंशन है वो मालूम करनी है और कितनी एक्सेलेरेशन दोनों बॉडीज़ की वो चेक करनी है। दो इक्वेशन हमारे पास टेंशन में, जिसमें टेंशन है, 21 इक्वेशन में टेंशन है, 21 इक्वेशन में टेंशन T है। एक्सेलेरेशन भी दो इक्वेशन में, एक्सेलेरेशन A इसमें, एक्सेलेरेशन A इसमें। दो इक्वेशन इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे, टेंशन वाला भी एक्सेलेरेशन वाला भी। तो नेक्स्ट पेज पर डेरिवेशन को जारी रखते हैं। क्वेश्चन जो 1 है इसे इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर दिया। ये इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड थी, इसको इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड से इसमें से इसको इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड माइनस कर दी। तो लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये T प्लस है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल कर दिए। तो माइनस m2g बच गया, माइनस m2a माइनस m1 है, इसमें से a कॉमन आ गया और माइनस कॉमन ले लिया तो आ जाएगा माइनस a कॉमन ले लिया m1 प्लस m2। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला माइनस, m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो ये एक्सेलेरेशन का फार्मूला आ गया इन दोनों बॉडीज़ के लिए। इक्वेशन एक्सेलेरेशन जो है ये हमने निकाल ली। टेंशन अगर निकालनी तो इस एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू इसको क्वेश्चन 1 में पुट कर लें या क्वेश्चन 2 में, दोनों में से वैल्यू आ जाएगी टेंशन की। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन 1 में पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 में पुट करें टेंशन T बराबर है m1 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये इसकी वैल्यू की पुट की सिंपल, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो टेंशन आ गई T इज इक्वल टू m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो डेरिवेशन वो कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल ली हमने और टेंशन की वैल्यू निकाल ली है। ये एक्सेलेरेशन हुआ जिससे दोनों बॉडीज़ ने मूव करना, और ये टेंशन T वो डोरी में टेंशन है। जैसे कि हमने कहा था कि चूँकि वो मासलेस स्ट्रिंग है और ये जो धागा है ये मासलेस है और इसे स्ट्रेच भी नहीं किया जा सकता, पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस, इसलिए एक्सेलेरेशन भी सेम है a1 a2 और टेंशन भी सेम है। a1 a2 बराबर है a के और t1 t2 बराबर है t के, तो वो निकाल लिया। इसके स्पेशल केसेस देखते हैं जिसमें से मज़ीद इनसाइट्स मिलेंगी। इसके बारे में हमने क्या निकाला। स्पेशल केस है इफ़ m2 इज इक्वल टू 0। तो हमने पिछले पेज में तस्वीर में देखा था कि m1 ऊपर था और m2 नीचे था। तो पहले केस में जिसमें m2 0 है तो मैंने m1 तो ऊपर बनाया है, m2 नहीं बनाया क्योंकि ये 0 है।
अगर m2 0 है तो एक्सेलेरेशन 0 होगी, क्योंकि m2 0 पुट करें, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ये 0 पुट करने से सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सेलेरेशन 0 है। इधर m2 पुट करेंगे तो t टेंशन सारी 0 हो जाएगी। तो इन फार्मूलों ने कहा कि m2 0 होगा तो टेंशन और एक्सेलेरेशन 0 होगी। अब फिजिकली भी देखते हैं, अगर इधर m2 नहीं है तो रस्सी ढीली होगी, रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी, लिहाजा टेंशन t 0 होगी। अगर इधर m2 नहीं है तो कोई भी चीज़ m1 को खींचने वाली नहीं होगी, m2 मूव ही नहीं करेगा, लिहाजा एक्सेलेरेशन भी 0 होगी। तो हमने जो फार्मूला निकाले हैं उसने भी कहा कि एक्सेलेरेशन और टेंशन 0 होगी, और फिजिकल जो हम देख रहे हैं फिजिकल भी यही लग रहा है कि अगर m2 0 होगा तो ना ही टेंशन होगी ना ही एक्सेलेरेशन होगी। अब देखते हैं अगर m1 0 होगा, m1 को ये टेबल के ऊपर बनाया था, m2 को नीचे, चूँकि इस दफ़ा m1 0 है इसलिए मैंने ऊपर कोई चीज़ नहीं बनाई और m2 को बनाया है। m1 को 0 पुट करें, इधर m1 0 पुट करें, इस फार्मूले में m1 0 रहेगा लेकिन m2 बच जाएगा, तो ये आ गया m2g डिवाइड बाई 0 प्लस m2, फिर आ जाएगा m2g डिवाइड बाई m2 से कैंसिल होगा, तो एक्सेलेरेशन बराबर ग्रेविटी के बराबर। एक्सेलेरेशन जो है, जो मास m2 की होगी, एक्सेलेरेशन वो ग्रेविटी के बराबर होगी। इसको फिजिकली भी देखते हैं, अगर m2 है और m1 नहीं है तो m2 को रोकने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ये जो पुली है ये फ्रिक्शन लेस है, लिहाजा ये भी कोई इतनी मज़ाहमत या रेजिस्टेंस नहीं करेगी m2 की मोशन में, तो m2 ऐसे ही मूव करेगा जैसे को कोई फ्री फॉल में मूव करता है। फ्री फॉल में एक्सेलेरेशन ग्रेविटी के बराबर होती है, तो m2 की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर इसलिए आई क्योंकि उसे कोई चीज़ रोकने वाली नहीं, ना ही m1 रोकने वाला है, और फ्रिक्शन जो पुली है वो भी फ्रिक्शन लेस है। अब टेंशन देखते हैं, m1 हमने कहा 0 होगा, दूसरा केस है m1 0। अगर m1 0 होगा तो टेंशन सारी क्या होगी 0, m1 0 पुट करें सारी टर्म 0 हो जाएगी। फिजिकली भी देखते हैं, अगर हम इधर कोई m1 रखें ही ना, कोई मास रखेंगे ना, तो डोरी में कोई तनाव शिद्दत नहीं होगी, डोरी में टेंशन नहीं होगी। मास m2 है, फ्रीली मूव करेगा और डोरी में कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो ये था अगर m1 0 हो फिजिकली। लास्ट केस है, तो लास्ट केस देख लेते हैं। इसमें स्पेशल केस जो है वो है m1 बराबर m2 के। अगर m1 m2 के बराबर होगा तो इन दोनों, इस तस्वीर में मैंने दोनों का जो साइज़ है वो भी एक जितना बना दिया। अब इस एक्सेलेरेशन के फार्मूले पुट करते हैं। एक्सेलेरेशन का फार्मूला ये है, इसमें m1 और m2 को बराबर पुट करें, तो m2 को m1 को भी m2 लिखते हैं, तो m2g डिवाइड बाई m2 प्लस m2 ये लिख दिया। ऊपर m2g है, नीचे 2m2, और m2 से कैंसिल हो गया, एक्सेलेरेशन g ग्रेविटी की हाफ आ जाएगी। एक्सेलेरेशन जो इसके अंदर होगी वो ग्रेविटी की हाफ होगी, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की वैल्यू की हाफ होगी। टेंशन देख लेते हैं, टेंशन में इधर m1 की जगह m2 पुट करें तो m2 का स्केयर हो जाएगा, नीचे 2m2, m2 का स्केयर है, नीचे m2, एक m2 कैंसिल हो जाएगा, 2 भी रह जाएगा। तो टेंशन t जो है रस्सी में वो है m2 के वेट के हाफ एक्सेलेरेशन होगी, और m2 का वेट उतना ही है जितना कि m1 का है। स्पेशल केस देख लिया, अब ज़रा इसको समराइज़ कर लेते हैं। तो समरी में ये है कि ये जो m2 मास था, m2 वेट है, m2g वेट है, ये टेंशन t से बड़ा है। m2 जो वेट है वो टेंशन t से बड़ा है, इसलिए तो m2 नीचे मूव कर रहा है। अगर m2 टेंशन t के बराबर होता तो इसने नहीं मूव करना था, क्योंकि बराबर होना था। तो m2g जो वेट है वो टेंशन t से बड़ा है, इसीलिए इसी तरह ये जो टेंशन t पूरी रस्सी में है ये m1g से बड़ा है, इसलिए तो ये से राइट साइड पे खींच रहा है। तो समराइज़ ये है कि जब भी सिस्टम एक्सेलेरेटिंग सिस्टम हो तो उसमें जो टेंशन t होती है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, कोई भी सिस्टम एक्सेलेरेटिंग है यानी 2 मासेस हैं, वो किसी भी डोरी के साथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अगर उन दोनों मासेस में कोई ना कोई एक्सेलेरेशन हो तो उन दोनों मासेस को जोड़ने वाली जो रस्सी होती है उसकी टेंशन उन दोनों के वेट के नहीं बराबर होती। अगर उसकी टेंशन उन दोनों के वेट के बराबर हो तो फिर तो वो सिस्टम एक्सेलेरेट ही नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई मासेस हैं, 2 हैं, 3 हैं, वो किसी रस्सी के साथ बंधे हों और उसके अंदर एक्सेलेरेशन हो उस सिस्टम के अंदर, तो उन दोनों वेट के जितने भी वेट हैं टेंशन उनके बराबर नहीं होती। टेंशन एक वेट से थोड़ी ज़्यादा होती है और दूसरी से कम होती है। तो ये तो था सारा न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस की एप्लीकेशन थी। एप्लीकेशन ऐसी कि जब एक बॉडी मूव करी हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरी मूव करी हो वर्टिकल डायरेक्शन में। थैंक यू।